दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार के अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत तथा निर्वाचन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम व्यवस्थापिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा है व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न है भारत में विधायिका किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो उत्तर है ब्रिटेन। दोस्तों भारत में विधायिका या संसद जो है ये ब्रिटेन के नमूने पर या मॉडल पर निर्मित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत, चीन, पुर्तगाल तथा टर्की में से द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो उत्तर है भारत। दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अगला प्रश्न है कि ये कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, ये ब्राइस का कथन है। अगला प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? तो उत्तर है लेजिस्लेचर या विधानमंडल। दोस्तों विधानमंडल, जिसे कहीं कहीं संसद और अन्य नामों से विहित किया जाता है, आप जान लीजिए कि ये कानून का सर्वमान्य स्रोत होता है और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसके कौन कौन से कारण हैं? तो कार्यपालिका के महत्व में वृद्धि होने के जो कारण है आप जान लीजिए, प्रदत्त विधायन की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं, इन्होंने कार्यपालिका के क्षेत्र में और उसके महत्व में बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों भारत में जो राज्याध्यक्ष होता है वो निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आप जान लीजिए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका और विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र विभाजित या अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। कारण है कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं, जो रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि दोनों, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या कारण करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद को संसदों की जननी, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहा जाता है? तो उत्तर है ब्रिटेन को।
दोस्तों ब्रिटेन को संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है और ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। विधायिका के बाद आइए कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो उत्तर है इंग्लैंड। दोस्तों कार्यपालिका के नाम मात्र या नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड है। अगला प्रश्न है, नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा इंग्लैंड में से किस देश में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगर ऑप्शन में शक्ति पृथक्करण नहीं है तो आप जान लीजिए शक्ति पृथक्करण के अलावा चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण एंड जो संतुलन का सिद्धांत है ये भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो याद रखिएगा राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, परिषद तथा यूरोपीय संसद में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा क्या है। तो आप जान लीजिए ईयू यानी यूरोपीय यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसकी कार्यकारी नौकरशाही भुजा यूरोपीय आयोग है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में कार्यपालिका के शक्तिशाली होने और व्यवस्थापिका के कमजोर या उसके पतन में किन कारकों का योगदान है। तो आप जान लीजिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रदत्त व्यवस्थापन, कार्यपालिका का करिश्मावादी नेतृत्व, दलीय व्यवस्था का उद्भव, विशिष्टीकरण के कारण विधायन की जटिल प्रकृति को बढ़ाना, ये सभी कार्यपालिका के शक्तिशाली और व्यवस्थापिका के पतन के उत्तरदायी कारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। तो उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा संसद के निचले सदन या लोकप्रिय सदन के प्रति जो है कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्रशासन का संचालन या शासन चलाने का कार्य जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। जिस प्रकार से विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण कराना है, इसी तरह से जो है प्रशासन चलाना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं। तो आप जानते हैं संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। इसमें आप जान लीजिए कि संसदीय सरकार में वास्तविक शक्तियां जो हैं मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी और प्रधानमंत्री में कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद केवल संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। तो आप जान लीजिए संसद। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में जो वैधानिक संप्रभु है वो संसद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्य आधार बजट या जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। तो आप जान लीजिए जिम्मी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। उत्तर है सदन से बहिर्गमन। दोस्तों सदन से बहिर्गमन जो है ये संसदीय नियंत्रण का उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं। तो आप जान लीजिए वाद विवाद और बहस, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये संसदीय नियंत्रण के तरीके हैं, जबकि सदन से बहिर्गमन ये लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय किसकी विशेषता है। तो आप जान लीजिए संसदीय सरकार की विशेषता में शामिल है सत्ता का विलय।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है, कौन सी? तो आप जान लीजिए सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है, बल्कि आनुपातिक एकल संक्रमणी मत पद्धति ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की उचित पद्धति इसको नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक संसदीय प्रकार की सरकार में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो उत्तर है मंत्रिमंडल। दोस्तों, मंत्रिमंडल जो है ये संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन चलाना या फिर कानून को लागू करना होता है। जिस प्रकार से विधायिका या व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, उसी तरह कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है और न्यायपालिका कानून के पालन न करने वाले को दंड देने की व्यवस्था करता है। कार्यपालिका के बाद आइए न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उत्तर है वाई.वी. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्तर है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका की कुशलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली किस देश की न्याय प्रणाली पर आधारित है? तो उत्तर है भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत कार्य करती है कहाँ पर? तो कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय पंचायत कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो उत्तर है न्यायपालिका को। दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषताओं में क्या शामिल हैं? तो आप जान लीजिए कि अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति में जो समान विशेषताएं हैं वो ये हैं कि दोनों ही में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है और लिखित संविधान। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत में किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है? तो उत्तर है इंग्लैंड में। दोस्तों, इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होता है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी न्यायालय में वैधता या चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से किस आधार पर भिन्न है? तो उत्तर है सलाहकार की भूमिका के संबंध में। अगला प्रश्न है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये विचार किसके हैं? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। याद रखिएगा कि सीमाओं के भीतर या एक लिमिट के अंदर हम न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक किसने कहा है? तो एक विचारक हैं ऑस्टिन। इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत जो है ये सबसे पहले कहाँ प्रतिपादित किया गया था? तो ये अमेरिका में प्रतिपादित किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो आप जान लीजिए कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से ग्रहण किया है।
अगला प्रश्न है संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो सिद्धांत है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भारत ने न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है न्यायिक समीक्षा, इसी को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। एक प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? तो इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण विधि की उचित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद आइए राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों एक विचारक हैं एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने राजनीतिक दल को सबसे पहले परिभाषित किया। उनका कहना है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हों जिनके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारिस डुवर्जर के अनुसार चौगुट, कोष, शाखा और प्रकोष्ठ में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो दल संगठन की विशेषता कोष नहीं है, जबकि शाखा, चौगुट और प्रकोष्ठ ये डुवर्जर द्वारा प्रतिपादित दलीय व्यवस्था में दल संगठन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो उत्तर है जनमत की यह परिभाषा जेम्स ब्राइस के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप, प्रदत्तीकरण यानी डेलीगेशन, जनादेश और सर्वसम्मति में से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप क्या नहीं है? तो आप जान लीजिए कि सर्वसम्मति ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा मॉडल नहीं है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों का कार्य कौन सा नहीं है? तो उत्तर है राजनीतिक दल का कार्य नियम अधिनियमन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव के द्वारा जो है जनमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करते हैं और सरकार निर्माण में योगदान देते हैं। इनके द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा नियम अधिनियमन का कार्य नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन राल्फ, माओ जेडोंग, कार्ल मार्क्स और फ्रांज फैनन में किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा माओ की है। माओ कहते हैं कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखता है। अगला प्रश्न है स्टैशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो उत्तर है स्टैशियोलॉजी एक शाखा है अध्ययन की जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है ये कथन किसका है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट ने कहा है कि दलीय प्रणाली या पार्टी सिस्टम किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं, बल्कि राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं।
तो इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। आप जान लीजिए कि जो राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह, उनमें इसी बात पर अंतर पाया जाता है कि राजनीतिक दल शासन शक्ति पर कब्जा करने का जो है कार्य करते हैं चुनाव के द्वारा, और ये चुनाव के माध्यम से सरकार बनाते हैं जो बहुमत में आने पर। अगला प्रश्न है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो उत्तर है नव बहुलवाद के अनुसार दोस्तों व्यापारिक संघ जो होते हैं इनको राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक और असंघात्मक में कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो उत्तर है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। दोस्तों जो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह होते हैं ये हिंसा के माध्यम का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है, ये भी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि रूसो, लावेल, मॉरिस जिन्सबर्ग और फाइनर में किसने ये मत व्यक्त किया है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? तो उत्तर है लावेल ने। दोस्तों लावेल का मानना है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण ये जनमत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय किसान यूनियन में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो आप जान लीजिए भारतीय किसान यूनियन ये दबाव समूह का उदाहरण है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ये राजनीतिक दल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा सबसे पहले एडमंड बर्क के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीतिक दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत हों? तो बर्क ने सबसे पहले राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए राजनीतिक दल की परिभाषा दी कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? तो राजनीतिक दलों का निर्माण सामान्य हित के आधार पर होता है। किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि दबाव समूहों को किसने अज्ञात साम्राज्य कहा है? तो ये हैं S.E. फाइनर। दोस्तों फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस, USSR और USA में किसमें द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो उत्तर है USA में। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन हैं? तो आप जानते हैं कि अमेरिका में मुख्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर है S.E. फाइनर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो कौन सी विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? तो आप जान लीजिए दल राजनैतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। इसके द्वारा चुनाव के माध्यम से सत्ता पर कब्जा किया जाता है, जबकि दबाव समूह इनसे भिन्न होते हैं। दबाव समूह अपने समूह या समुदाय के हितों के लिए राजनीतिक दलों और सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की तकनीक क्या है? तो दबाव समूह की तकनीक ये मूल्य आधारित मांगें होती हैं, जिसके लिए ये अपनी मांगों को या अपनी विशेष डिमांड के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।
अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या कारण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित दल प्रणाली की विशेषता है। पहला क्या है, तो दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, बिल्कुल सही है। दल प्रणाली व्यक्ति की वैयक्तिकता को नष्ट करती है। और तीसरा है कि दल कृत्रिम भेद उत्पन्न करते हैं। ये तीनों ही दलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो उत्तर है, ये विचार रजनी कोठारी का है, क्योंकि उस समय कांग्रेस सभी दलों पर हावी थी और ऐसा लगता था कि वो एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी, और ये विचार रजनी कोठारी ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा कि इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे। ये कथन किसका है? तो ये लॉवेल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दलीय व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो एक विचारक हैं एम डुवर्जर यानी मॉरिस डुवर्जर। इन्होंने दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र या पार्टी लेस डेमोक्रेसी की सबसे पहले वकालत किसने की थी? तो देखिए, नव मानवतावादी विचारक हैं, नव मानववादी विचारक एम.एन. राय। मानवेंद्र नाथ राय ने भारत में सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संगठन और राज्य कर्मचारी संघ में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो यंग तुर्क ये सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने चेतावनी दी थी कि भारत में जो व्यक्ति पूजा है इसकी भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो उत्तर है B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि भारत में जो व्यक्ति पूजा है या जो हीरो वर्शिप है, जिसको कहा जाए कि व्यक्ति पूजा, तो ये भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। ये कथन किसका है? तो राजनीतिक दलों की महत्ता को स्पष्ट करता हुआ ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है, जो कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? तो उत्तर है 20वीं शताब्दी में। 1918 ईस्वी में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, शासन, विधि निर्माण, प्रदत्त विधि निर्माण और निर्वाचन में किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो उत्तर है प्रदत्त विधायन। दोस्तों, प्रदत्त विधायन या प्रदत्त विधि निर्माण में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये शासन, विधि निर्माण और निर्वाचन में भागीदारी करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार किस कानून के अधिकार के तहत दिया गया था? तो उत्तर है जन प्रतिनिधित्व कानून 1918 यानी 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस, चीन और अमेरिका में किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो उत्तर है चीन में। चीन में साम्यवादी दल है और यहाँ पर एक दलीय पद्धति की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, चीन ने स्वीकार किया है किसको? तो चीन ने एक दलीय पद्धति को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये है विदेशों द्वारा मान्यता, ये राजनीतिक दलों का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए किसी भी देश का जो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन होता है वो जिम्मेदार होता है। विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य नहीं है।
अगला प्रश्न है राजनीतिक दल की विशेषता क्या नहीं है? तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग। दोस्तों, राजनीतिक दल का एक संगठन होता है, इनकी सामान्य सिद्धांतों में सहमति होती है और ये संवैधानिक साधनों में विश्वास पर कार्य करते हैं। अवैधानिक या असंवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दलों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कौन ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है? तो ये कथन अभिजनवादी विचारक रॉबर्ट मिचेल्स का है। रॉबर्ट मिचेल्स कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, प्रजातांत्रिक हो या सर्वाधिकारवादी, दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है। अगला प्रश्न है किसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और अमेरिका में से किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो उत्तर है फ्रांस में। फ्रांस में जो सिविल सेवक हैं वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो उत्तर है अमेरिकी दलों और चुनावों से जो है कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप क्या नहीं है? तो समाचार पत्र प्रकाशित करना ये राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव में भागीदारी करते हैं, जनता को शिक्षित करते हैं, सरकार बनाते हैं। समाचार पत्र प्रकाशित करना इनका अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य क्या नहीं है? तो प्रेस को नियंत्रित करना ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की मुख्य या श्रेष्ठ परिभाषा क्या है? तो उत्तर है राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। दोस्तों, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं और ये राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है लोकमत या जनमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? तो ये है प्रेस। दोस्तों, प्रेस और मीडिया जनमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। अगला प्रश्न है आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद और मार्क्सवाद में कौन सी विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो उत्तर है मार्क्सवादी विचारधारा। दोस्तों, मार्क्सवादी विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में देखती है। अगला प्रश्न है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो उत्तर है इंग्लैंड में। और देखिए ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः कैसी थी? तो आप जान लीजिए, ब्रिटिश टोरी दल अनुदारवादी और व्हिग दल उदारवादी पार्टी का जो है प्रतिनिधित्व करती थी। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है चुनाव के द्वारा सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो ये साम्यवादी पार्टी से संबंधित है पोलित ब्यूरो। अगला प्रश्न है पोलित ब्यूरो किस पार्टी का बौद्धिक संगठन या नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो दोस्तों, साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है उसमें पोलित ब्यूरो बौद्धिक संगठन या नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च और केंद्रीय संस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक समाज में किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस ये श्रमिकों का जो है एक दबाव समूह है जो अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों और उस पर दबाव का कार्य करते हैं ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को एक दबाव समूह माना जा सकता है। अगला प्रश्न है जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? तो उत्तर है सामान्य जनता का वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे उसे जनमत या पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक तत्व क्या है?
तो आप जान लीजिए सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार ये स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया है? तो उत्तर है संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसको दल बदल निरोधक कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों दबाव समूह प्रशासन में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। ये शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट ये शासन पर दबाव डालने का कार्य करते हैं ताकि उनके समूह के हितों की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उत्तर है A.F. बेंटले। दोस्तों बेंटले ने सबसे पहले दबाव समूहों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, दबाव समूह क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर है दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपना कार्य या अपने समुदाय के हितों से संबंधित कार्य करवाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉबिंग, हित संभरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना और चुनाव में सहभागी होना कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो उत्तर है आप जानते हैं चुनाव समूह में सहभागी होना ये दबाव समूह की विशेषता नहीं है। चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग और चुनाव लड़ना में कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ने का तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं, बल्कि ये लॉबिंग, संगोष्ठी, प्रचार, इसके अलावा राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। ये प्रेशर ग्रुप्स का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा वर्गीकरण शामिल नहीं है? तो उत्तर है सांविधानिक दबाव समूह। दोस्तों सांविधानिक दबाव समूह ये आमंड और पावेल द्वारा वर्गीकृत दबाव समूहों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो उत्तर है लॉबिंग या लॉबी प्रचार अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि या क्रियाविधि क्या है? तो उत्तर है लॉबी प्रचार। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वक्तव्य कौन सा है आपको बताना है। तो आप जान लीजिए कि दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं। बिल्कुल सही है, दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं और दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। दबाव समूहों के संबंध में ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतवर्ष में किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग प्रक्रिया दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है और सबसे अधिक सक्रियता दबाव समूहों की संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, उपद्रव और प्रदर्शन प्रायः किसके उदाहरण हैं? तो ये अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो सही ये नहीं है कि ये चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों का स्वभाव कैसा होता है? तो दबाव समूह अदृश्य सरकार या अदृश्य सत्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर ने। और अनाम साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा भी S.E. फाइनर के द्वारा दी गई है। तो उत्तर है दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा S.E. फाइनर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों का कार्य क्या नहीं है?
तो उत्तर है ये सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, ये दबाव समूहों का कार्य नहीं है, क्योंकि दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको स्टार कर रहा हूं, आप देख लीजिए कि किसने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य का शासक कहा है। तो उत्तर है शुम्पीटर ने। दोस्तों, शुम्पीटर ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य का शासक कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों का मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या है। तो उत्तर है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना या बढ़ावा देना, ये दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और रेडियो में कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है। तो उत्तर है न्यायपालिका जनमत का साधन नहीं है, जबकि प्रेस, राजनीतिक दल और रेडियो यानी जो प्रेस और मीडिया है, ये दोस्तों जनमत के साधन और अभिकरण में शामिल हैं, न्यायपालिका नहीं। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर का कार्य किस पर संकेंद्रित है। तो ये सरकार की वैधता पर इन्होंने अपना अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों ने तीसरे सदन का रूप प्राप्त कर लिया है, ये विचार किसका है। तो उत्तर है फाइनर का। और आप देखिए एक महत्वपूर्ण कथन राजनीतिक दलों के बारे में कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन हैं, ये कथन किसका है। तो उत्तर है ये जेम्स ब्राइस का कथन है, जो कहते हैं कि राजनीतिक दल जो हैं ये जनतंत्र यानी लोकतंत्र से भी अधिक प्राचीन हैं। दोस्तों, सरकार के अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत के बाद आइए निर्वाचन प्रणाली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उसमें क्या शामिल थे। तो जे.एस. मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान और महिला मताधिकार की वकालत की थी, और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये चुनावी सुधार इनका समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। तो ये था मिल। दोस्तों, जे.एस. मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मताधिकार का समर्थन किया है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है, कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करता है। तो मिल ने केवल शिक्षित और धनी व्यक्तियों को ही मताधिकार देने का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। तो ये जे.एस. मिल है। दोस्तों, जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में सरकार को वैधता कौन प्रदान करते हैं। तो उत्तर है नियतकालिक चुनाव। दोस्तों, नियतकालिक चुनावों के द्वारा सरकार को वैधता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, देखिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में अनेक मतदाता के लिए आवश्यक क्या है। तो ये देखिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की जितनी वरीयता है उनको इंगित करना, ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है, ये तर्क किसने दिया है। तो ये शुम्पीटर ने तर्क दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। तो उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधारों के लिए भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव कमेटी का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा वर्ष 1971। और ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि जगन्नाथ राव समिति का संबंध किससे है। तो ये चुनाव सुधारों से संबंधित है, और जगन्नाथ राव समिति का गठन वर्ष 1971 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है क्या कहलाती है। तो उत्तर है संचयी मतदान। अगला प्रश्न, सरकार का फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे माना जाता है। तो उत्तर है अखबार या प्रेस को सरकार का फोर्थ स्टेट माना जाता है।
अगला प्रश्न है वह कार्य जो राजनीतिक दल करते हैं। तो राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं और जनता को राजनीतिक शिक्षण का कार्य भी करते हैं। जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों जनमत के निर्माण में लोगों की जागरूकता, स्वतंत्र प्रेस, शिक्षा इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है लोकमत के अभिकरण के रूप में कौन कौन सी जो तत्व हैं वो शामिल हैं? तो आप जान लीजिए परिवार और प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन, ये सभी लोकमत के अभिकरण हैं। अगला प्रश्न है जनमत का अभिकरण क्या नहीं है? तो न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक क्या है? तो निरक्षरता, अज्ञानता और अशिक्षा दोस्तों, ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। अगला प्रश्न है देखिए शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ और प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन में कौन लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो आप जानिए प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन दोस्तों, ये लोकमत के निर्माण पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है कि आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास और मताधिकार के विस्तार और विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है निर्वाचक समूह का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाचक समूह मतदाताओं की संख्या को कहते हैं। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण कथन है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सका है। ये कथन किसका है? तो ये जोस आर्टिगेस गैसेल का कथन है, जो लोकमत को शासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम, भारत, यूएसए और चीन, इनमें से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया है? तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत ने अपना संविधान निर्माण करा है, इसमें इसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार यानी एक निश्चित आयु सीमा के उपरांत 18 वर्ष से आयु के अधिक सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया है। अदिष्ट प्रतिनिधित्व का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ये अदिष्ट प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या है? तो इनका नाम है थॉमस हेयर, और इन्हीं के नाम पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक नमनीय यानी लचीला और अलिखित संविधान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का संविधान नमनीय और अलिखित संविधान है। हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हेयर प्रणाली का संबंध है। हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सबसे पहले प्रतिपादन थॉमस हेयर के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रणाली को हेयर प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? तो आनुपातिक पद्धति से जुड़ा है थॉमस हेयर का नाम। अगला प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? तो एक तो हेयर प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। अगला प्रश्न है दोस्तों आप देखिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति है, विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है, और ये सभी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सही हैं। अगला प्रश्न है निर्वाचन की सूची पद्धति से किसको लाभ होता है? तो उत्तर है समूहों और दलों को लाभ होता है निर्वाचन की सूची पद्धति से। अगला प्रश्न है द्वितीय मतदान प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सूची प्रणाली में कौन अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति नहीं है? तो उत्तर है द्वितीय मतदान प्रणाली दोस्तों, ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है सूची प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता किसको वोट देता है? तो उत्तर है एक पूरी सूची को अपना मत देता है सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता।
अगला प्रश्न है, कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो उत्तर है कोल। दोस्तों, GDH कोल ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, कुछ रिक्तियों के भरने के लिए जो किया गया निर्वाचन है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बाईपोल या उपचुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे या स्वयं निर्वाचित किए जाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। TGT PGT नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। और ये वन लाइनर रिवीजन नोट्स आपको आपकी तैयारी में और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के प्रश्नों को दोहराने में बहुत ही सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।